हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आ गया हूं। फाइनेंशियल एंड क्रेडिट रिस्क एनालिटिक्स का सब्जेक्ट चल रहा है। जल्दी से देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन कौन सा है। 10वां क्वेश्चन है हमारा इस बार इंटरनल का भी जान और अब सम की बढ़िया एकदम मतलब रिस्क मैनेजमेंट है ना। मतलब कि इंटरनल में इस क्वेश्चन ने इतना सिंपल क्वेश्चन है ये कि मतलब तहलका सा मचा रखा था। ठीक है, जिन भी बच्चों से बात हुई सर रिस्क मैनेजमेंट आया था, रिस्क मैनेजमेंट आया था, है ना। तो रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है बेसिकली, हम किसी को बोरोवर को, मैंने क्या आपको बोला था स्टार्ट करने से पहले कि आपको ये मान के चलना है आप एक कॉर्पोरेट है, आपके पास बैंक है और आप कॉर्पोरेट लोन दे रहे हो 1 करोड़ का, उससे कम तो अपन बात भी नहीं कर रहे हैं। तो हमको हमारी रिस्क रहेगी 1 करोड़ की, तो उसके लिए मैनेज करना होगा। तो रिस्क मैनेजमेंट एक कल्चर रेफर्स टू द अवेयरनेस एंड एटीट्यूड बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज टुवर्ड द रिस्क। अब यहाँ पर फाइनेंशियल रिस्क की हमको कवर करनी कि नॉन फाइनेंशियल। तो देखो इस सब्जेक्ट में तो फाइनेंशियल रिस्क की कवर्ड होती है, लेकिन जब इस तरीके का क्वेश्चन में बिना कोई हाथ पांव के आए तो अपन किसी भी दो नॉन फाइनेंशियल रिस्क भी इसके अंदर मान सकते हैं। तो कल्चरल सिस्टम ऑडिट के बारे में क्वेश्चन आ रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट का कमिटमेंट होता है। ठीक है, ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, रिस्क की अवेयरनेस होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के ऊपर वर्क करना चाहिए। बेनिफिट यही होगा इसका कि अगर हम रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे तो रिस्क कम हो जाएगी, सबसे मेन बेनिफिट तो यही है। डिसीजन मेकिंग बढ़िया होगा, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को फुलफिल करेंगे, स्टॉक होल्डर का जो कॉन्फिडेंस है वो गेन होगा। यहाँ पर स्टेक होल्डर है ना, शेयर होल्डर नहीं है। और ऑडिट का मतलब क्या है, ऑडिट का मतलब रीवेरिफिकेशन कि हमने जो लोन बांटा है, मान लेते हैं अगर हमने लोन डिपार्टमेंट से लोन बांटा है तो उसके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सही से है कि नहीं है, उसमें हमारी रिस्क कितनी हो रही है। ठीक है, ये वाली सारी बात होती है। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जो क्राइसिस आया था अमेरिका में, जिसके कारण से मतलब कह सकते हो कि विश्वव्यापी मंदी आई थी, है ना। उस क्राइसिस के बारे में आप खुद सर्च करोगे तो आपको बड़ा पढ़ने में आश्चर्य होगा, है ना, कि बैंक अमेरिका में ये लॉ है, मतलब रूल कह सकते हो कि 18 साल का होने के बाद आपको करीबन 7-8 लाख रुपए लोन मिल जाता है बिना कोई गारंटी के। केवल आप 18 ईयर्स के होने चाहिए, ग्रीन कार्ड होना चाहिए, जो वहाँ पर पैदा होगा उसके पास तो होगा, लाइक अपना जैसे आधार कार्ड है वहाँ का ग्रीन कार्ड है वो होना चाहिए, और आपको $1 लाख अमाउंट $10,000 तक का लोन मिल जाता है, जो करीबन आपके यहाँ का 8 लाख रुपया हो गया। इतना लोन मिल जाता है। तो अमेरिका लोगों ने लोन बांटते थे, शुरुआत से प्रैक्टिस रहती थी ताकि हर बच्चा जाके अपना व्यापार शुरू कर सके, बिजनेस शुरू कर सके, कुछ भी शुरू कर सके। क्योंकि वहाँ पर 18 के होने के बाद न्यूक्लियर फैमिली स्टार्ट हो जाती है, यानी आप अपने माँ बाप से अलग हो जाते हो। अब हमारा क्या तो जॉइंट फैमिली का सिस्टम रहा है, वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली का कि आप अपने, और अगर जो बच्चा नहीं जाता था उसको एज ए लूजर ट्रीट किया जाता था। हमारे यहाँ तो जो अलग चला जाता है वो एक तरीके का लूजर मेरी नज़र में माना जाता है कि यार पिताजी के साथ पिताजी को भी लेके जाए, अमेरिका नौकरी लगी तो उनको भी लेके जाए, है ना। गुड़गांव नौकरी लगी उनको, अब बोलेगा सर गुड़गांव में खुद का ही गुजारा मुश्किल से हो रहा है, उनको कैसे लेकर आए। तो भैया घर पे वो भी तो गुजारा मुश्किल से ही कर रहे थे तुम्हारे साथ में, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है। चलिए जोक सपाट। तो क्या हुआ इस क्राइसिस के अंदर, बैंक ने लोन बांटना शुरू किया। अब क्या हुआ कि बहुत सारे यूथ को लोन बांटा गया विदाउट गारंटी, तो वो डिफॉल्ट कर गए। अब डिफॉल्ट कर गए तो अब रीपेमेंट हो ही नहीं रहा है उस लोन का। तो बैंक ने, सिटी बैंक ने क्या करा, फिर से उनको लोन दिया कि ये लोन तो $10,000 में से 5,000 ही चुका पाए हो, 5,000 डूब गए तुम्हारे, कोई बात नहीं, 10 और लो, ये 5,000 पुराने वाले चुकाना, 10 ये नए वाले, यानी 15 का लोन हो गया। अब फिर से जो तो फॉल्ट करने की आदत थी, वो सेकंड बिजनेस भी उनका नहीं चला तो फिर से फेल्यूर हो गया, जिससे कि एक सिटी बैंक में क्राइसिस इमर्ज हो गया, और जिससे वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट के कारण एक क्राइसिस यानी मंदी आ गई थी हमारे यहाँ पे। वो रिस्क मैनेजमेंट में सही से फॉलो नहीं कर पाए थे। अगर ये रिस्क मैनेजमेंट सही से फॉलो होता तो स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस में होते, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस फुलफिलमेंट होते, डिसीजन मेकिंग बेटर होती है और रिस्क लॉस कम होता। तो ये, और ऑडिट के अंदर ये पता चल जाता है कि कितने हमने कोलेटरल लोन दिए हैं, मतलब मॉर्गेज दिया है नहीं दिया है, कौन सी चीज़ों में हमने क्या रखा है, कहीं पे कोई बार्गेनिंग तो नहीं करी गई, मतलब बायसनेस तो नहीं करी गई, है ना। बार्गेनिंग तो होगी नहीं लोन के अंदर, पर यहाँ पे बायसनेस। तो ऑब्जेक्टिव क्या है रिस्क मैनेजमेंट के, एक तो हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को पता लगाना, अलाइनमेंट करना हमारी स्ट्रेटेजी के, अब हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, और रिस्क मैनेजमेंट की प्रैक्टिस को इंप्रूव करना। स्कोप क्या क्या है, यानी रिस्क मैनेजमेंट का काम क्या क्या है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, एसेस करना। आइडेंटिफाई करना है 5 थ्रेट्स हैं, इसको असेसमेंट करना, कौन ज़्यादा वर्थिनेस है, कौन कम वर्थिनेस है, और उसको मिटिगेट करना, ये 3 ही मेन है ना। और मिटिगेट करने के बाद, रिस्क मिटिगेशन का मतलब कम करना, रिवोक करना, तोड़ना, यही मतलब होता है। मॉनिटर करना यानी कि जो हमने रिस्क कम करी थी वो रिस्क कम होनी चाहिए। अब ये बेनिफिट
ऑडिट के क्या बेनिफिट है, ऑडिट से वेरिफिकेशन हो जाएगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का, रिस्क मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाएगा, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के लिए भी जरूरी होता है, और स्टेक होल्डर का कॉन्फिडेंस तो इंक्रीज होता ही है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन एक बार बार आया तो इस बार मैंने भी शामिल कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन में हमला बोलते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।